So we'll start with some basic idea. What are the topics or what are the contents we are going to cover in this particular presentation? So yes, what are the required documents, list of documents for the type A category students? Okay, so majority students are fall in the type A category. Okay, so we'll discuss about the type A category students required document. Okay, so these are the necessary mandatory documents for the admission process. Okay, second one is eligibility. So whether you are eligible for the uh, engineering admission or not, that we are going to discuss about the few points on the eligibility. Next one is seat distribution. How the seat distributed throughout the Maharashtra. So different universities are there. There are some autonomous institute. There are some non-autonomous institutes, some private institutes, some aided institutes, some गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट. सो सभी इंस्टीट्यूट में सीट का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसका एक फॉर्मूला गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है कि कितनी सीट्स उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में होगी और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा. So that distribution is the seat distribution part. Then most confusing part about the students जो other than home university से belong करते हैं कि हमारा home university कौन सा है और हम other than home university में जब आते हैं तो हम कौन से यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर सकते हैं. ओके, सो और हमारे लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज है दूसरे कॉलेजेस में और दूसरे यूनिवर्सिटीज में जाके एडमिशन लेने की. लाइक पुणे अगर आप यूनिवर्सिटी रीजन कंसिडर करते हो तो पुणे यूनिवर्सिटी रीजन में 3 मेजर डिस्ट्रिक्ट आते हैं. फर्स्ट वन इज पुणे, नासिक एंड देन अहमदनगर. ओके, इसमें अभी ये चीज नहीं है आप नेटिव प्लेस कहाँ से हो. अगर आपका 12th इस तीनों रीजन में से कहीं से भी आप पास आउट होते हो देन यू आर ट्रीटेड एज द होम यूनिवर्सिटी कैंडिडेट. इवन दो अगर आप चंद्रपुर से हो बट यू आर स्टडीड इन नासिक और यू आर स्टडीड इन पुणे अप टू द 12th और 12th आपका पुणे से पास हुआ है तो आप पुणे रीजन में आपके लिए होम यूनिवर्सिटी कंसिडर किया जाएगा. Okay, so that we are going to discuss in next few couple of minutes. Then reservation percentage, reservation का percentage कितना है. Okay, so कैसे reservation की seats distribute होती है. Okay, so that we are going to discuss. Then what is the admission process flow? Exactly process क्या flow क्या है, steps कौन से इसमें involve होने वाली है, that we are going to discuss. Then how to fill the option form and how to read the cutoff list. These are the two important or two major aspects from my point of view, because most of the students fail because of, or most of the students got poor seat because of they don't know how to fill the option form first thing and how cutoff list or what, how to read the cutoff list. Okay, so reason of this one, most of the student उनको अच्छा ग्रेड है फिर भी अच्छा कॉलेज नहीं मिलता. इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है, ये 2 रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होते हैं. ओके, देन हाउ टू रीड द एब्रीवेशंस. कट ऑफ लिस्ट में जो एब्रीवेशंस होता है ये इसी का पार्ट है. हाउ टू रीड द एब्रीवेशंस इन द कट ऑफ लिस्ट, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा वैल्यूएबल पार्ट जो रहेगा, दैट वैल्यूएबल पार्ट इन दिस एंटायर डिस्कशन, दैट इज इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस. बिकॉज दीज इंस्ट्रक्शंस वी कैन सी रीडिंग बिटवीन द लाइन्स. ओके, जो भी आपके ब्रोशर में दिया हुआ है उसके रीडिंग बिटवीन द लाइंस और उसका एक्सट्रैक्ट जो भी कुछ होगा, दैट इज इन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेल दिस इंस्ट्रक्शन क्योंकि देन आफ्टर सर्टेन टाइम दे जस्ट लूज द होप एंड दे ट्राई टू वो ट्राई करना छोड़ देते हैं एडमिशन प्रोसेस में. ओके, सो इसकी वजह से ये इंस्ट्रक्शंस आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी आगे भी, जहां से आप एडमिशन प्रोसेस, आपकी एडमिशन बहुत अच्छे से आप बेटर टू बेटर ऑप्शन के साथ आप एडमिशन आपकी सिक्योर कर सकते हैं. ओके, सो वेरी फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड. सो ये टाइप ए कैंडिडेट क्या होता है, ओपन कैटेगरी. टाइप ए कैंडिडेट मतलब ऐसा टाइप का कैंडिडेट जिसका बर्थ महाराष्ट्र स्टेट में हुआ है और जिसका 11th 12th भी महाराष्ट्र स्टेट में है. ओके, दोनों महाराष्ट्र स्टेट में हुआ है, ऐसे कैंडिडेट को हम टाइप ए कैंडिडेट बोलते हैं. ओके, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम महाराष्ट्र आर फॉल इन दिस पर्टिकुलर कैंडिडेट टाइप. That's why I'm choosing this. That's why I prefer this particular candidate type. That is candidate type A. Okay, and the open category. Open category means open to all. If you are seeking the admission in the under the open category, then what are the list of document for that? So that are the list of document I just mentioned over here. Okay, transfer certificate means your living certificate, both are same.
Okay, so this issue by your 12th college, then your SSC mark sheet, then your HSC mark sheet. Okay, so ये आपके पास होते ही है डॉक्यूमेंट. Okay, then after that there are two documents. First one is a nationality document, another one is a domicile certificate. Okay, अब क्वेश्चन ये है कि दोनों कंपलसरी है क्या? तो यस, दोनों कंपलसरी है, बट इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ऐसा भी है. इफ ऑन योर लिविंग सर्टिफिकेट, on your living certificate, if your institute mention the nationality, okay, वहां पे अगर नेशनलिटी मेंशन है, इंडियन नेशनल ऐसे आपका मेंशन है, तो नेशनलिटी डॉक्यूमेंट की आपको सेपरेट से तहसील में जाके निकालने की जरूरत नहीं. ओके, और लिविंग सर्टिफिकेट पे अगर आपका बर्थ प्लेस मेंशन किया हुआ है, एंड इफ दैट बर्थ प्लेस इज फ्रॉम दी वी कैन से इज फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट, देन डोमिसाइल सर्टिफिकेट की भी आपको जरूरत नहीं है. ओके, आपको इन दो डॉक्यूमेंट की जरूरत कब नहीं है? जब आपके लिविंग सर्टिफिकेट पे आपकी नेशनलिटी मेंशन किया होगा, और सेकंड वन, लिविंग सर्टिफिकेट पे डोमिसाइल आपका बर्थ प्लेस मेंशन किया होगा. अगर बर्थ प्लेस आपका मेंशन किया है और वो महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर केस में आपको नेशनलिटी और डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है एडमिशन प्रोसेस में. ओके, बिकॉज इन दोनों की रिक्वायरमेंट जो है वो आपका लिविंग सर्टिफिकेट फुलफिल कर रहा है. ओके, सो ये बात नोट डाउन करो. अदरवाइज क्या होता है, अननेसेसरीली यू वेस्टिंग द टाइम टू प्रोड्यूस दैट डॉक्यूमेंट्स. ओके, अगर आपके लिविंग सर्टिफिकेट पे ये मेंशन है, तो नो नीड टू प्रोवाइड दिस डॉक्यूमेंट्स. ओके, सेपरेटली. ओके, सीईटी स्कोर कार्ड, जो भी आपका सीईटी स्कोर कार्ड है, उसका आपको एक फोटो कॉपी लगेगा. वो ओरिजिनल नहीं आता है, तो फोटो कॉपी ही आपको लगेगा. एंड जेई स्कोर कार्ड, अगर आप ऑल इंडिया सीट के लिए एप्लीकेबल हो और आप अप्लाई करते हो और आपने जेई का मेंस दिया हुआ है, सो जेई के मेंस का जो स्कोर कार्ड रहेगा, वो स्कोर कार्ड भी आपको अटैच करना पड़ेगा. सो दीज आर दी नेसेसरी, और दीज फर्स्ट थ्री आर द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स. विदाउट दैट डॉक्यूमेंट्स आपको एडमिशन प्रोसेस में आप आगे नहीं जा सकते. ये दो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होते ही, बिकॉज सीईटी स्कोर कार्ड आप लेके आते हो, या फिर जब आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हो, तो ये दो स्कोर वेरीफाई वो हो ही जाते हैं, उसमें कोई इशू नहीं. ओके, सो दिस अबाउट दी list of document for the general और open category students. Okay, so ये common documents है. ये सारे documents common ही रहेंगे. आपको सभी कैटेगरी में, आप किसी भी कैटेगरी में से एडमिशन अगर लोगे, तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए ही चाहिए. ओके, मिनिमम रिक्वायरमेंट है ये डॉक्यूमेंट्स की. ओके, अब टाइप ए कैंडिडेचर को, आप टाइप ए जो आपका कैंडिडेचर है, उस कैंडिडेचर के लिए मतलब अराउंड 80% स्टूडेंट्स फॉल्स अंडर द टाइप ए कैटेगरी. महाराष्ट्र में मैक्सिमम टाइप ए कैंडिडेट ही होते हैं. ओके, बिकॉज आपका 11th 12th सॉरी 10th और 12th आपका यहाँ से हुआ है महाराष्ट्र में से, और आपका बर्थ प्लेस भी महाराष्ट्र में, आपका महाराष्ट्र डोमिसाइल है. इसकी वजह से आपका टाइप ए कैंडिडेट होता है. टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप ई, ऐसे भी वेरियस टाइप के कैंडिडेचर होते हैं, बट वो डिपेंड करेगा रिक्वायरमेंट पे. बिकॉज ऐसा कुछ होता है कि बाय सम रीजन पेरेंट्स का जॉब आउट ऑफ महाराष्ट्र होता है, बच्चे बच्चे वहां पे बड़े होते हैं, वहीं पे उनका 11th 10th होता है, 12th भी हो जाता है, और उस पर्टिकुलर केस में अगर उनको इंजीनियरिंग के लिए महाराष्ट्र में एडमिशन लेना है, तो वहां पे उनका बर्थ भी वहां हुआ था, 11th 12th भी वहां हुआ था, तो वो एलिजिबल नहीं है यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए. तो टाइप बी कैंडिडेचर टाइप उन स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जिनके माँ बाप का डोमिसाइल स्टेट महाराष्ट्र से होता है, जिनके पेरेंट्स का डोमिसाइल महाराष्ट्र से होता है. ओके, ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट कैंडिडेचर टाइप आपको आगे मिलते जाएंगे. वी विल डिस्कस दैट इज लेटर ऑन, बट आपके लिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए जो एप्लीकेबल है, दैट इज द टाइप ए टाइप कैंडिडेचर. ओके, सेकेंड केस में हम जाएंगे कैटेगरी रिजर्वेशन स्टूडेंट्स के लिए. ओके, रिजर्वेशन स्टूडेंट्स के लिए जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं सभी रिजर्वेशन स्टूडेंट के, कौन से भी कैटेगरी में आप फॉल होते हो, तो आपके लिए कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट होता है, वो मैंडेटरी होता है. ऊपर सारे डॉक्यूमेंट्स सेम ही रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, बट कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट मैंडेटरी होता है. ओके, इन केस अगर किसी स्टूडेंट के पास कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट अभी अवेलेबल नहीं है, ओके, अभी अवेलेबल नहीं है, आप इन प्रोसेस हो, तो उस प्रोसेस के लिए जो आप अप्लाई करते हो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट के लिए, आपने अगर अप्लाई किया है, तो उसका एक एप्लीकेशन नंबर आपको मिलता है. तो वो एप्लीकेशन नंबर आप देके आप ये
क्लेम कर सकते हो कि आई एम फॉल इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी एंड माय कास्ट वैलिडिटी आई विल सबमिट इन वेरी फ्यू टाइम। सो आपको एक 1 मंथ का अभी भी पीरियड मिलेगा ओवर दिस एंटायर सेशन। तो आफ्टर दिस सेशन तो 1 मंथ में आपका कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट आपका आ जाए, तो इसके लिए आप ट्राई करो। ओके, तो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट एक इसेंशियल और मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। विदाउट दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट आपके कास्ट सर्टिफिकेट का वैल्यू कुछ नहीं होता है। ओके, तो कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट वैलिडिटी आपको सबमिट करनी ही पड़ेगी। ओके, अदरवाइज क्या होगा, इनिशियली दे अलॉट यू द इंस्टीट्यूट, बट आपके पास अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं रहा तो इन दैट पर्टिकुलर केस दे विल कैंसिल योर एडमिशन, डीटी कैंसिल योर एडमिशन। ओके, उसके लिए आपको कुछ टाइम का पीरियड अभी भी अवेलेबल है, 1 मंथ, या इस पूरे प्रोसेस में अभी हेयर आफ्टर 1 मंथ जाएगा तो वो आपके लिए मैंडेटरी। ओके, तो आपको वो कास्ट सर्टिफिकेट का वैलिडेशन आपको करना पड़ेगा। सो कास्ट वैलिडिटी आपको लानी पड़ेगी। ओके, अनदर थिंग इज नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट। नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट का बेसिकली इस इनकम सर्टिफिकेट और नॉन क्रिमिलियर, ऐसे 2 कंबाइंड सर्टिफिकेट इसमें आपको मिल जाते हैं। ओके, जिसका वैलिडिटी फॉर दिस ईयर स्टूडेंट्स, वो वैलिडिटी आपका 31 मार्च 2024 तक होना चाहिए। ओके, तभी वो नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट कंसिडर किया जाता है। ओके, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट एससी और एसटी कैंडिडेट्स जो होते हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। उनके लिए सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट वैलिडिटी, ये दोनों ही सर्टिफिकेट एप्लीकेबल। ओके, नाउ रिजर्वेशन के जो बेनिफिट्स होते हैं वो 2 टाइप के आते हैं। ओके, रिजर्वेशन के बेनिफिट 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप बेनिफिट्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। एक होता है सीट का बेनिफिट। ओके, सीट का बेनिफिट। दूसरा होता है फी का बेनिफिट। फी का बेनिफिट। Okay, seat का benefit means what? As per the we can say reservation norm, आपके लिए जो सीट्स वैकेंट है, आपके लिए जो सीट्स अलॉट किया है, वो सीट्स आपको अलॉट हो जाएगी यहाँ पे। वो सीट्स का बेनिफिट हम उसको कंसिडर करते हैं। ओके, नाउ फीस के बेनिफिट्स के लिए आपको नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट सबमिट करना मैंडेटरी होता है। ओके, सो यू सबमिट द नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट। और इसके लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, योर इनकम शुड बी लेस देन 8 लाख रुपीज। ओके, अगर आपका एनुअल फैमिली इनकम लेस देन 8 लाख रुपीज का है, तभी आप कास्ट की फीस का बेनिफिट भी गवर्नमेंट से ले सकते हैं। अदरवाइज आपको सिर्फ सीट का बेनिफिट मिलेगा, बट फी का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। Okay, if you want both the benefits, seed benefit और fee benefit, then आपको आपका इनकम सर्टिफिकेट जो होगा वो 8 लाख से कम होना चाहिए, और नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट पे वैसा आपके मेंशन होता है कि हिज इनकम और दिस एनुअल फैमिली इनकम इज लेस देन 8 लाख रुपीज और वॉट एवर द अमाउंट होता है, तभी आपको इन दोनों के बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ठीक है, सो 2 बेनिफिट्स आते हैं हमेशा कास्ट के में। आप जब बेनिफिट सीख करते हो तो दोनों टाइप के करते हो, एक तो सीट और दूसरा फीस। क्लियर? ओके, नाउ एससी एसटी कैंडिडेट्स जो होते हैं, इनके लिए, एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए नॉन क्रिमिनल एप्लीकेबल नहीं है, तो उनके लिए जो 8 लाख का जो इनकम का लिमिट होता है, ये लिमिट उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ओके, वॉट एवर द इनकम ऑफ, मतलब कौन सा भी उनका इनकम हो एससी एसटी कैंडिडेट का, दे कैन अवेल बोथ दी बेनिफिट्स। उनको दोनों बेनिफिट्स मिल जाते हैं, सीट का भी बेनिफिट मिलेगा और फी का भी बेनिफिट मिलेगा। रिमेनिंग कास्ट के लिए आपको सिर्फ सीट का बेनिफिट मिलेगा। सो दिस इज द डिफरेंस। ओके, इसकी वजह से नॉन क्रिमिनल एससी और एसटी को एप्लीकेबल नहीं। ठीक है, ओके, नाउ रिजर्वेशन में ही ये हुआ जनरल, मतलब जनरल टाइप कैटेगरी होती है, और दूसरा आपका आता है रिजर्वेशन, सिर्फ रिजर्वेशन के बारे में। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज सम स्पेशल सीट्स अवेलेबल ओवर देयर, और दैट सीट्स और दैट रिजर्वेशन व्हिच वी से दैट द ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। ओके, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। अभी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन गवर्नमेंट ने आपको कैसे दिया है, इसके बारे में एक बात समझो। सी, ईडब्ल्यूएस की जो सीट्स होती है वो आपकी सैंक्शन इनटेक के 10% होती है। ओके, अगर आपके कॉलेज का और उस इंस्टीट्यूट का सैंक्शन इनटेक किसी ब्रांच के लिए अगर 120 नंबर ऑफ सीट्स है, ओके, तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में 100, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में 10% मतलब 12 सीट्स फिल की जाएंगी उस ब्रांच के लिए। सपोज अज्यूम करो XYZ है, जिस कॉलेज का कंप्यूटर के लिए जो सैंक्शन इनटेक है वो 120 का है।
ओके, तो ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी सीट्स वहां पे होगी? तो ईडब्ल्यूएस के लिए वहां पे होगी 12 सीट्स। बट यहाँ पे ये जो 12 सीट्स होती है ये ओवर एंड अबोव कोटा में आती है। ओवर एंड अबोव मीन्स ये उस 120 को कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करती। ओके, ये सीट्स जो होती है ईडब्ल्यूएस की, ये 120 नंबर की सीट्स को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो ये कितनी नंबर ऑफ, सो कंप्यूटर की अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर कॉलेज में टोटल नंबर ऑफ सीट्स होती है 120 सीट्स प्लस 12। ओके, सो ऐसी टोटल आपको यहाँ पे सीट्स मिलेगी 132 सीट्स। ओके, ये ओवर एंड अबोव कोटा होता है जो 10% गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, तो एडिशनल सीट्स यहाँ पे भरी जाती है। ओके, सो ये आपके मेन रिजर्वेशन, ये जो मैंने पहले रिजर्वेशन का जो बोला था प्रीवियस स्लाइड्स में, प्रीवियस स्लाइड में, वो आपका मेन रिजर्वेशन था, वो यहाँ पे इस 120 सीट पे एप्लीकेबल होता है। बट ईडब्ल्यूएस का ये ओवर एंड अबोव कोटा होता है, सो दैट ओवर एंड अबोव कोटा, सो ये 10% सीट आपको ओवर एंड अबोव कोटा में मिल जाएगी, सो एड ऑन सीट है। ओके, इसी वजह से ये एड ऑन सीट्स है। इसी वजह से अगर ईडब्ल्यूएस का एडमिशन कोई कैंसिल करता है, एनी चांस अगर ईडब्ल्यूएस का उसको कैप में सीट मिला है और वो अगर वो एडमिशन स्पॉट राउंड में उसने वो कैंसिल किया और उसने स्पॉट राउंड में दूसरा कोई एडमिशन उसको मिल गया, तो ये 12 सीट ये रिमेन वैकेंट रहती है, ये कभी भी भरी नहीं जाएंगी, वो कॉलेज के लिए वैकेंट सीट ही कंसिडर की जाती है। ओके, ओवर एंड अबोव कोटा दोनों टाइप का होता है, एक ईडब्ल्यूएस में आता है ओवर एंड अबोव, दूसरा होता है ये ईडब्ल्यूएस में भी आपको फी का बेनिफिट मिलता है। इसके लिए आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एक प्रोफॉर्मा वी के फॉर्मेट में जो महाराष्ट्र स्टेट का होता है वो इशू करना पड़ता है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इशू करने की जो अथॉरिटी होती है वो तहसील का ही अथॉरिटी है दोनों जगह पे। बट दोनों सर्टिफिकेट में डिफरेंस है, एक महाराष्ट्र स्टेट के लिए एप्लीकेबल है और एक इंडियन नेशनल के लिए एप्लीकेबल है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एप्लीकेशन एप्लीकेबल है। ओके, सो आप दोनों में से सिर्फ आपको निकालना है महाराष्ट्र स्टेट के लिए, बिकॉज वो बेनिफिट्स आपको सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट के लिए ही मिलेगा, ये बात याद रखो। ओके, इसके लिए भी आपका एनुअल फैमिली इनकम का जो लिमिट है वो एनुअल फैमिली इनकम का लिमिट दैट वन इज बिलो 8 लाख रुपीज। अगर आपका एनुअल फैमिली इनकम ये है तो आप ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, अप्लाई कर सकते हो मतलब यू जस्ट इंश्योर दैट यू आर अप्लाइंग ओवर देयर। इफ यू आर फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर, इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट्स, मतलब आपको रिजर्वेशन के बाकी के बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं कहीं पे भी, तब आप ईडब्ल्यूएस के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। सारे ओपन कैंडिडेट स्टूडेंट्स जिनको कौन से भी रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलता वो ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट ले सकते हैं। ओके, ईडब्ल्यूएस के बेनिफिट में आपको ट्यूशन फी 50% अमाउंट में पे कर, ओके, वॉट एवर द फीस ऑफ कॉलेज, उसमें जो ट्यूशन फी का कंपोनेंट होता है वो आपको 50% वेवर उसमें मिल जाता है। ईडब्ल्यूएस का ये बेनिफिट है। ओके, सो सीट का भी ये बेनिफिट है और फी का भी ये बेनिफिट है। इफ यू हैव दिस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट देन एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। ओके, बट ये ओपन कैटेगरी के लिए जिनको कौन सी भी रिजर्वेशन नहीं मिलती, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट डाउन कर लो। ओके, जिनको कुछ रिजर्वेशन के में उनको अगर है कोई रिजर्वेशन है तो उन कैंडिडेट वो उस कैंडिडेट के लिए ये पर्टिकुलर सीट्स होती है ये एप्लीकेबल नहीं है। ओके, बिकॉज उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं निकलता है। ठीक है, ओके, देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो ब्राइट स्टूडेंट है उनके लिए दैट इज TFWS, ट्यूशन फी वेवर स्कीम। ओके, ट्यूशन फी वेवर स्कीम ऐसा एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसके लिए आपको सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट निकालना पड़ता है। रिमेनिंग डॉक्यूमेंट जो भी है आपके, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो एज इट इज डॉक्यूमेंट है जो अपने ओपन कैटेगरी के लिए यूज होते हैं। ओके, सिर्फ एडिशनल इनकम सर्टिफिकेट आपको देना होता है जिसमें 8 लाख रुपीज का आपके पास इनकम है, ये इसका प्रूफ होता है। ओके, ट्यूशन फी वेवर स्कीम, ओके, कौन से भी इंस्टीट्यूट में अगर इसका सीट के बारे में आप देखोगे कि कितनी सीट होती है ट्यूशन फी वेवर स्कीम की, तो ये सैंक्शन इनटेक के 5% सीट होती है। ओके, सैंक्शन इनटेक जो होता है उसके 5% सीट होती है TFWS के लिए ट्यूशन फी, फिर ये भी ओवर एंड अबोव कोटा में जाती है। ओके, ओवर एंड अबोव कोटा में ये भी सीट्स होती है। प्रीवियस एग्जांपल हम फिर से कंसिडर करेंगे कि अगर किसी कॉलेज में कंप्यूटर के लिए 120 सीट है, ओके,
तो हमने ये लिया था कि 12 सीट्स हमने ईडब्ल्यूएस के लिए कंसिडर किया था, एंड अब 5% मतलब 120 के 5% अप्रोक्सीमेट ये 6 सीट्स होती है, अप्रोक्सीमेट 6 सीट्स आपकी टीएफडब्ल्यूएस के लिए आती है। इट्स अ टीएफडब्ल्यूएस, ट्यूशन फी वेवर स्कीम के लिए ये जाता है। ओके, इस पर्टिकुलर की स्कीम में ये 6 सीट्स है, ये प्योरली मेरिट बेसिस पे ही भरी जाती है, एंड ऑल स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम। आप ओबीसी में हो, आप यहाँ पे एलिजिबल हो, आप SC ST या कौन सी भी कैटेगरी में हो, आप TFWS सीट के लिए एलिजिबल हो। ओके, सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ TFWS फर्स्ट। सेकंड थिंग, TFWS मतलब ट्यूशन फी वेवर होना। कितना ट्यूशन फी वेवर होता है? तो अगर आप कौन से भी कॉलेज का, कौन से भी इंस्टीट्यूट का अगर आप फी स्ट्रक्चर देखोगे, उसमें सबसे ज्यादा बड़ा कंपोनेंट होता है ट्यूशन फी का। ओके, ट्यूशन फी मतलब आपकी अगर 1 लाख रुपीज फी है, तो उसमें अराउंड 85,000 रुपीज सिर्फ ट्यूशन फी होती है। रिमेनिंग 15,000 जो होता है वो डेवलपमेंट फी एंड अदर चार्जेस, यूनिवर्सिटी फी, डेवलपमेंट फी, एलिजिबिलिटी फी वगैरह वगैरह, ये सारी होती है। ओके, सो मैक्सिमम कंपोनेंट जो होता है वो सिर्फ ट्यूशन फी का होता है। ओके, सो अगर कोई ओपन कैंडिडेट का स्टूडेंट है जो ब्राइट है, बट उसको कौन सा भी रिजर्वेशन नहीं मिलता, तो वो इन दोनों चीजों के लिए अप्लाई कर सकता है। वो ईडब्ल्यूएस के लिए भी अप्लाई कर सकता है, टीएफडब्ल्यूएस के लिए भी अप्लाई कर सकता है। मतलब इसकी पूरी ट्यूशन फी माफ की जाएगी, इसको ट्यूशन फी पे नहीं करनी। ओके, और उसके लिए सिर्फ एडिशनल डॉक्यूमेंट उसको देना है, दैट इज द इनकम सर्टिफिकेट। ओके, हर इंस्टीट्यूट में ईएफडब्ल्यूएस की 5% सीट अवेलेबल है, टोटल सैंक्शन इनटेक के कंपेयर में अगर आप देखो। ठीक है, अगर आपको कहीं पे डाउट होता है, यू जस्ट नोट डाउन दैट डाउट, at the end we will discuss the question answer session. At that time we'll clear that particular doubt. Okay, yes, so this is about the TFWS. So ये जो 4 मेजर कैटेगरी होती है, ये मेजर कैटेगरी। अब ये दोनों कैटेगरी मैंने कवर करने का रीजन यही है कि ये दोनों सीट्स ओवर एंड अबव कोटा में जाती है। तो टोटल यहाँ पे अगर आप कंप्यूटर की सीट्स देखोगे, तो वो टोटल कंप्यूटर की सीट्स यहाँ पे फिल की जाएगी 138। ओके, इवन दो सैंक्शन इनटेक उनका 120 है, 120 है, बट वो कॉलेज कंप्यूटर के लिए 138 सीट्स ही और सीट्स फिल करेगा। इसमें और भी सुपर न्यूमररी के सीट्स ऐड होते हैं, बट वो कुछ कॉलेजेस के लिए ही एलिजिबल है, सभी कॉलेज के लिए नहीं। ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे सुपर न्यूमररी कोटा मतलब क्या होता है। सो आई जस्ट ब्रीफ एक लाइन में, बिकॉज वो एक अलग सेशन हमारा हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे इतनी नंबर ऑफ सीट्स आपकी फुलफिल हो जाएंगी। ठीक है, सो अप टू दिस पॉइंट ऑल द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एंड ऑल द टाइप्स, बेसिकली जो मेजर हेड्स है, वो मेजर हेड्स मैंने यहाँ पे कवर किए। ठीक है, क्लियर। ओके, अब हम आगे जाएंगे कि हाउ दैट